आज की डेट है 1 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम मंथन में। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स मंथन। आज का हमारा पहला टॉपिक है परसेवरेंस रोवर से रिलेटेड। आखिर परसेवरेंस रोवर है क्या? परसेवरेंस रोवर नासा का एक मिशन है जो कि मार्स पे भेजने के लिए लॉन्च किया गया है। आखिर क्या फाइंडिंग है अभी रिसेंटली ये फाइंडिंग्स है कि यह इस मंथ में लॉन्च किया जाने वाला तीसरा मार्स मिशन है। इसके पहले यूएई ने अपना होप मिशन लॉन्च किया था और चाइना ने अपना टैनवेन-1 मिशन लॉन्च किया था। ये जो परसेवरेंस रोवर है यह मंगल ग्रह के जेरोजो क्रेटर पे जाके लैंड करने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर हम इसकी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो यह जो रोवर है यह 7 डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करने वाला है। एक तो है मास्टर कैम जेड, फिर है सुपर कैम, फिर है शेरलॉक। जो ये दोनों हैं मास्टर कैम और सुपर कैम, ये दोनों आपके कैमरा से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जो शेरलॉक है वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके साथ में जो पिक्सल है वो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और जो रिमफैक्स है वो सब सरफेस रडार है। मेडा है जो वेदर स्टेशन है इस पूरे रोवर का। एक इम्पॉर्टेंट इसमें इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है जो है मॉक्सी। यह इंस्ट्रूमेंट एक स्पेशल टाइप का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा मंगल ग्रह पर। वो क्या करेगा कि वहाँ अवेलेबल जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। यह अपनी तरह का पहला एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसके थ्रू अगर यहाँ से कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ की जो CO2 है उसे O2 में कन्वर्ट करके उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इस पूरे मिशन से रिलेटेड है। आइए जानते हैं और क्या ऐसा कोई खास बात है इस परसेवरेंस रोवर में। परसेवरेंस रोवर में एक और इंस्ट्रूमेंट कैरी करेगा इनग्यूएटी। तो ये भी अपनी तरह का एक पहला एक्सपेरिमेंट होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ है कि किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर को उड़ा के देखा जाएगा। तो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा कर देखने वाले इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में वहाँ पे मंगल ग्रह पर बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उसे एक जगह रखा जाएगा ताकि आने वाले फ्यूचर में उन सैंपल्स को वापस धरती पर लेके आया जाए और उन पर शोध की जाए और पता लगाया जाए कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसी हुई है, वहाँ पे क्या कभी कोई जीवन था या नहीं था, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ पे किस तरह का जो चट्टानें मिल रही है या फिर किस तरह के सब्सटेंसेस वहाँ के एनवायरनमेंट पे अवेलेबल है। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो उसके थ्रू हो पाएंगे। तो आपको 2 खास बातें ध्यान रखनी है इस पूरे मिशन के बारे में। एक हो गया मॉक्सी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा है इनग्यूएटी जो कि वहाँ मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करेगा। ये दोनों ही ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो कि किसी दूसरे ग्रह पर पहली बार जाके किए जा रहे हैं। चलिए हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है ब्लू हार्ट कैंपेन से, जो कि UN का कैंपेन है। आखिर क्या है ये इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि अभी 2 दिनों पहले ही यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में उनने जो कैंपेन चलाया था ब्लू हार्ट कैंपेन, उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है और यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ फाइंडिंग्स बताई गई हैं। तो ये जो कंप्लीट जो ब्लू हार्ट कैंपेन है, यह कैंपेन गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करता है ताकि वे एक्शन लें और इंस्पायर करें ऐसी ही अपनी बॉडीज़ को जो कि हीनियस क्राइम जो कि लोगों के खिलाफ हो रहा होता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में हेल्प करें। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक प्रोविज़न्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स हमें याद रखने हैं। पहला प्रोविज़न है आर्टिकल 23 से रिलेटेड। आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है और यह कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में भी इंश्राइंड है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स। सेकंड प्रोविज़न है इसका द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये एक प्रीमियर लेजिस्लेशन है और जो ट्रैफिकिंग होती है, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसे भी ये कर्व करने में हेल्प करता है। अगला प्रोविज़न है क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013। यह यूजुअली 2 सेक्शन से संबंधित है, सेक्शन 370 और सेक्शन 370A IPC। ये दोनों ही सेक्शन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए सज़ा दिलाने में उन्हें ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है।
अगला मेजर है जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है और कई सारी एग्जाम्स में इसे पूछा जाता है, पॉक्सको एक्ट 2012। ये रिलेटेड है, स्पेशल लॉ है एक तरह का, और ये चाइल्ड जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनको सेक्सुअल एब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए इसे बनाया गया है। तो आप ये चारों जो प्रोविजंस हैं इसे हमेशा याद रखें, तथा जब भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है तो आप ये चारों के एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, इससे आप एक्स्ट्रा नंबर फेच कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है नटेश। नटेश है ये एक प्रतिहारा स्टाइल की एक मूर्ति है। तो क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि घटेश्वर टेम्पल बरौली राजस्थान में मिलने वाली इस मूर्ति को यहाँ से चोरी करके यूके लेके जाया गया था और यूके में उसे वहाँ पे जब्त किया गया है और ये भारत को वापस लौटाई जाने वाली है। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मूर्ति को यूके से वापस लेने वाला है। तो अगर हम देखें तो नटेश या नटराज जो कि एक शिव की मूर्ति होती है और ये चतुर्पोज में वहाँ पे बनी हुई है, चतुर्पोज और त्रिनेत्र उनके हैं, ठीक है। तो ये प्रतिहार पेंटिंग से, ये प्रतिहार जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर है, उससे ये संबंधित है। अगर हम और इसके बारे में चर्चा करें कि प्रतिहार स्टाइल के बारे में और क्या क्या फीचर्स हैं, तो जो प्रतिहार स्टाइल है वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के समय में स्टार्ट हुई थी और इसका समय अगर देखें तो ये 8 से 11 सेंचुरी के बीच में ये फ्लोरिश हुआ था। अगर हम प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में बात करें तो उसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आए हैं। एक तो नागभट्ट II, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। ये 3 जो रूलर्स हैं वो उसके फेमस प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स हैं। अगला हम अगर बात करें तो प्रतिहार डायनेस्टी नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को ही बिलोंग करती है। अगर टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो 3 प्रमुख टेम्पल आर्किटेक्चर हमें अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ने चाहिए। एक तो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, और तीसरा है वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आपको ये तीनों स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के सारे फीचर्स पता होना चाहिए जो कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो मूर्तियाँ यहाँ मिली है, नटेश की या नटराज की ये जो मूर्ति है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस इमेज को, ये सैंड स्टोन से बनी हुई है और इसमें एक स्पेशल टाइप के शेड्स बने हुए, रेड शेड्स आ गए हैं यहाँ पे। ये शेड्स आए हैं आयरन ऑक्साइड के कारण, वहाँ पे ये शेड्स बने हैं। अगर प्रतिहार स्टाइल की अगर बिल्डिंग को हम देखा जाए तो खजुराहो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया हुआ है। चलिए अगली न्यूज़ पे आर्टिकल पर चलते हैं हम। अगला न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड है CHRI रिपोर्ट पर जो कि स्लेवरी के ऊपर उसने पब्लिश की है, तथा यह रिपोर्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन वॉक फ्री, ये दोनों ने मिलकर लॉन्च की है तथा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत किए हैं कि अभी स्लेवरी का क्या स्टेटस है। तो उससे ही रिलेटेड ये कंप्लीट आर्टिकल है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग ये कहती है कि 40% की जो जनता जो कि अभी कॉमनवेल्थ देशों में रह रही है वो अभी भी मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हो रही है। सेकंड, इसकी फाइंडिंग है बहुत सारे जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वो लैग करते हैं इन सबको, जो स्लेवरी को इरेडिकेट करने के लिए कम्प्लीटली 2030 तक भी। तो आप अभी भी देखेंगे 2030 तक भी इस मॉडर्न ज़माने में स्लेवरी जैसी प्रथा को अपनाया जाता रहेगा कॉमनवेल्थ नेशंस में। और जितने भी 1 आउट ऑफ 150 पीपल इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ अभी भी मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं। ये इसकी तीसरी फाइंडिंग है। चौथी फाइंडिंग ये है कि सिर्फ 1/3 जो नेशंस है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के, वो लोगों ने क्रिमिनलाइज़ किया है फोर्स मैरिज को, और अभी तक 23 जो नेशंस हैं वो लोगों ने कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन को अभी तक कमर्शलाइज नहीं किया है, जो कि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। 54 देशों में से सिर्फ 4 देशों के पास ही अपना इन्वेस्टिगेशन सप्लाई जो चेन है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्स्ट्रा विंग वहाँ पे प्रोवाइडेड है, और जो बाकी कंट्रीज़ में कहीं भी एक्स्ट्रा विंग प्रोवाइडेड नहीं है जो कि स्लेवरी को जाके रोक सकता है। तो ये स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हो गई स्लेवरी के ऊपर। अब हम लेट्स मूव ऑन टू द इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग। ये रिपोर्ट क्या कहती है इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग में? इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग में ये रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पे कोई भी नेशनल कोऑर्डिनेशन बॉडी नहीं है इंडिया में जो कि स्लेवरी के ऊपर काम कर सके। नेशनल एक्शन प्लान नहीं है कोई भी जो कि यहाँ पे स्लेवरी के ऊपर काम करे। सेकंड है कि इंडिया ने अभी तक
आईएलओ का जो प्रोटोकॉल है 2011 डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन, ये अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। देखिए आईएलओ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने पहले भी प्रीलिम्स के ऊपर इसके ऊपर प्रश्न पूछे हुए हैं। तो इंडिया ने कौन कौन से कन्वेंशन उसके रेटिफाई किए हैं आईएलओ के और कौन से नहीं किए हैं, आप उसकी एक लिस्ट बना लें तथा उसे एक बार चेक कर लें कि ये इंडिया ने रेटिफाई किया है और ये नहीं किया है। अगला पॉइंट है इंडिया अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द ऑल द चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत ही गंदी सिचुएशन को दिखा रहा है इंडिया की अभी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में बात करें जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं ताकि इस स्लेवरी को रोका जा सके, तो है आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, 24, 39 और आर्टिकल 42। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ रिलेटेड है एम क्रेस्ट से। आखिर ये क्या है एम क्रेस्ट? एम क्रेस्ट अटल इनोवेशन ने अभी रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया है जो कि इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाला है नई स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को। आखिर में अब ये यहाँ पे अगर इंक्यूबेटर जैसी चीज़ लिखी हुई तो आखिर ये इंक्यूबेटर होता क्या है? हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि इंक्यूबेशन होता क्या है। अगर कोई एक बच्चा पैदा होता है और वो कमज़ोर होता है तो उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ बच्चे को स्पेशल बॉक्स में रखा गया है, ये इंक्यूबेशन बॉक्स होता है। आखिर इंक्यूबेशन बॉक्स में एक्स्ट्रा केयर देने के साथ में उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है उसे, ताकि बच्चा हेल्दी हो पाए जल्दी से जल्दी और मेन स्ट्रीम में आ पाए। तो ऐसी ही सेम चीज़ अगर आप इसमें विजुलाइज करें एम आई क्रेस्ट में, तो वहाँ पे जो नीति आयोग है उसका जो अटल इनोवेशन मिशन है वो जितनी भी स्टार्टअप्स और इंटरप्रेन्योर्स होंगे उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे जो स्टार्टअप्स ग्रो करने वाली हैं उनको वो बीच में कभी भी इनकम्प्लीट ना हो और उनको सारा ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो ग्रो कर पाएँ। तो ये इसी से रिलेटेड है ये कंप्लीट जो मिशन लॉन्च किया है। अगर हम देखें कि अटल इनोवेशन मिशन उसके और क्या क्या मिशंस हैं, एक तो है अटल टिंकरिंग लैब, दूसरा है अटल एस्टेब्लिशमेंट इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, अटल कमिटीज़, अटल रिसर्च और मेंटर ऑफ चेंज। भारत के पास बहुत यंग माइंड्स हैं और बहुत पोटेंशियल है स्टार्टअप ग्रो करने का, लेकिन अभी भी भारत में कई स्टार्टअप स्टार्ट होती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है इस ट्रेंड से निकलने के लिए ही इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया गया है ताकि हम अपना जो यंग माइंड्स का जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस कर पाएँ और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं उनको हम अधिक से अधिक सपोर्ट कर पाएँ। ये जो एम आई क्रेस्ट मिशन लॉन्च किया है एआईएम ने, वो दो उसके साथ में फाउंडेशन जो हैं वो जुड़ गए हैं। एक तो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन, ये दोनों के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी एम आई क्रेस्ट के बारे में। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें कि इस डायग्राम में कैसे 6 और 7 जो मिशन है वो एम ने लॉन्च किए हैं। अगर ये आपको याद होंगे तो कभी भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था CHRI रिपोर्ट ऑन स्लेवरी। आप इस टॉपिक को किसी ऐसे के इंट्रोडक्शन में भी लेके आ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट आई है, कंट्रास्टिंग 2 रिपोर्ट्स के बारे में, मतलब ये एक ट्रेंड रहा है कि आप इसे ऐसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि 2 रिपोर्ट्स के फाइंडिंग बताएं और फिर धीरे से आप अपना कंटेक्स्ट पे लेके आइए। जो अगर स्लेवरी या फिर ऐसी मॉडर्न स्लेवरी से रिलेटेड अगर कोई एक टॉपिक आता है ऐसे पे तो उसे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर द डिस्कशन। आज के लिए हमारे पास इतने ही टॉपिक थे। थैंक यू।